हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपके तीन और टॉपिक थे जो रिमूव हो गए हैं। जो एक टॉपिक था आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, एक ये जो आपका टॉपिक है ये रिमूव हो गया है, और दूसरा था एप्रोक्सीमेशन। ये जो दो टॉपिक हैं आपके ये रिमूव हो गए हैं। जो आपके टॉपिक बचे हैं फिलहाल उनमें से होगा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, एक होगा आपका मैक्सिमा मिनिमा, और फिफ्थ नंबर पे जो आपका है वो वर्ड प्रॉब्लम रहेंगी आपकी, वर्ड प्रॉब्लम, जो इन दोनों के ऊपर बेस रहेंगी। ठीक है, तो इन ए नटसेल आपके ये जो दो टॉपिक हैं, ये जो आपके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, इसके अंदर ये फिलहाल जो टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने होंगे, ये टॉपिक आपके सिलेबस से इस साल के लिए शायद रिमूव कर दिए गए हैं। चलिए देखते हैं कि फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग होना उसका क्या है, डिक्रीजिंग होना उसका क्या होता है। चलिए देखते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस को। उससे पहले हम पढ़ेंगे मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी, अब मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ कर्व। एक जो आपकी कर्व है उसका नेचर कैसा होगा उसकी स्टडी को हम बोल देंगे मोनोटोनिसिटी। आइदर वो अप जा रही है, आइदर वो नीचे जा रही है, या फिर वो कांस्टेंट आपकी कर्व है वो कांस्टेंट है, जो उसका नेचर होगा उसकी स्टडी करने को हम बोल देंगे मोनोटोनिसिटी। जो फंक्शन होगा आपका या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होगा। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब क्या होगा, इफ ए फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग in its entire domain, we will call it monotonic function। चलिए समझते हैं इसका मतलब क्या है। एक जो फंक्शन है आपका वो अगर अपने डोमेन में या तो सिर्फ इंक्रीजिंग है या सिर्फ डिक्रीजिंग है, उस फंक्शन को बोल देंगे हम मोनोटोनिक फंक्शन। अगर वो सिर्फ इंक्रीजिंग मिला तो वो हो जाएगा मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, या डिक्रीजिंग मिला तो हो जाएगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। या तो अप मिलना चाहिए या डाउन मिलना चाहिए। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट आपका इसी बात से स्टार्ट होता है कि आपका फंक्शन जो है वो एंटायर डोमेन में कैसा होगा। जैसे मैं एक लाइन खींचता हूं, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स की। अब x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होती जाएगी। तो इसको बोल देंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। अगर x की वैल्यू के साथ साथ y की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है तो उस केस में बोलेंगे फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा डीप में समझते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा और मोनोटोनिक इंक्रीज और मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन वो दिखने में कैसे होंगे, उनका ग्राफ दिखने में कैसा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। मैंने आपको बताया कि जो फंक्शन अपने डोमेन में या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो उसको मोनोटोनिक फंक्शन बोलते हैं। अगर मैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन बोल रहा हूं, इट मींस वो अपने डोमेन में सिर्फ इंक्रीज कर रहा है, कहीं वो डिक्रीज नहीं करेगा। ठीक है, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अपने डोमेन में या तो वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा, दोनों चीजें नहीं होंगी।
जहां पर दोनों चीज कर गया उसको मोनोटोनिक नहीं बोलेंगे, या तो इंक्रीज या डिक्रीज, उसका नेचर का एक ही नेचर होना चाहिए, जो उसका कर्व का नेचर है वो एक ही नेचर होना चाहिए, या तो वो इंक्रीज करेगी कर्व आपकी या फिर वो आपकी डिक्रीज करेगी। अगर उसका सिर्फ एक ही नेचर है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली उसको डिक्रीजिंग बोल देंगे। अगर उसके दो नेचर है, कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है, कभी अप जा रही है कभी डाउन जा रही है, तो उसमें मोनोटोनिक वर्ड का हम यूज नहीं करेंगे। तो फिलहाल देखते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे बोलेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2019, 2020, 2021 एंड 2022 ये आपके ईयर हैं, ठीक है, 2019, 2020, 2021 एंड 2022। 2019 में जो आपकी सैलरी है मान लो 15,000 है, 2020 में आपकी सैलरी 16,000 हो गई, 2021 में आपकी 20,000 हो गई और 22 में आपकी 25,000 हो गई, ठीक है। इट मीन्स टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर रही है, टाइम के साथ साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज कर रही है। इट मीन्स जो सैलरी है आपकी वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, जो सैलरी है आपकी वो इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ, क्योंकि अगर एक चीज आपकी इंक्रीज करे तो दूसरी चीज भी आपकी इंक्रीज करे। बोलो हाँ यार, अगर आपकी एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज भी इंक्रीज करेगी, तो आपका वो इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ठीक है। ये तो था एक एग्जांपल। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे इसको, हम मैथमेटिकली लिखने के लिए इधर एक छोटा सा एग्जांपल लिखते हैं, ये भी लिखा रहेगा ताकि आपको ये ध्यान रहे कि जब एक चीज मेरी इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज भी इंक्रीज कर रही है, तो मैं उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दूंगा। अब देखते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैंने एक फंक्शन लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और x मैंने लिख दिया, चलो x स्क्वायर नहीं लिखते क्योंकि x नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो जाएंगे, फिलहाल लिखते हैं y इज इक्वल टू 2x, सिंपल y इज इक्वल टू 2x। एयर अगर ग्राफ बनाएंगे इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बोलो हाँ, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब लेट अस सी x एंड y, x इज 0, y इज 0, x इज 1, y इज 2, x 3 हो जाएगा, y 6 हो जाएगा, x 4 हो जाएगा, y 8 हो जाएगा, x 10 हो जाएगा, y 20 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो और इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो। एक चीज इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीजें भी इंक्रीज कर रही हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। बोलो हाँ यार, अगर x इंक्रीज करने के साथ साथ आपका y भी इंक्रीज करेगा तो उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। आपको मालूम है y को मैं फंक्शन भी लिखता हूं f ऑफ x, ठीक है। यहां देखिए x इज 1 तो fx इज इक्वल टू 2, when x1 is 2 fx1 is equal to 4। बोलो हाँ ना, बोलो हाँ ना। जब मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो फंक्शन हो गया मेरा 2, और जब मैं x1 को दूसरा नंबर है उसकी वैल्यू 2 रखी, फंक्शन हो गया मेरा 4। Here I can say x1 is greater than x। बोलो हाँ ना, x1 जो है x से बड़ा है। This implies fx1 is greater than f of x। बोलो हाँ ना, जो x1 है x से बड़ा था, इसीलिए f of x1 f of x से बड़ा हो गया। अगर ऐसा चक्कर मिलता है तो उसको मैं इंक्रीजिंग फंक्शन बोल दूंगा, इंक्रीजिंग
फंक्शन। बोलो हाँ या ना। अगर x के बढ़ने के साथ साथ आपका फंक्शन भी इंक्रीज हो रहा है, इफ x1 इज ग्रेटर देन x, ठीक है, अगर x1 आपका x से बड़ा है तो आपने क्या देखा, f ऑफ x1 f ऑफ x से भी बड़ा हो गया, मतलब x इंक्रीज हुआ तो y भी इंक्रीज हुआ। अगर दोनों के साथ साथ इंक्रीज हो रहे हैं तो उसको इंक्रीज फंक्शन बोल दूंगा। इसके उल्टा भी है, अगर x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। देखिए x10 y20 x4 y8 x3 y6 x1 y2 x0 y0, इट मींस x अगर डिक्रीज हो रहा है तो y भी डिक्रीज हो रहा है। x के डिक्रीज होने के साथ साथ y भी डिक्रीज हो, x के इंक्रीज होने के साथ साथ y भी इंक्रीज होगा, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे। ये एक एग्जांपल था, एक डोमेस्टिक सा एग्जांपल कि अगर आपकी नंबर ऑफ ईयर जो आपके सर्विस के हैं जैसे इंक्रीज करोगे 1 साल 2 साल 3 साल, सेम आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज होती जाएगी। चलिए अब देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो कैसा होगा। चलिए अब बात आती है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ए फंक्शन जो अपने पूरे डोमेन में सिर्फ डिक्रीज करे, उसको कभी इंक्रीज करने का मौका ना मिले। अगर फंक्शन अपने पूरे डोमेन में डिक्रीज कर रहा है तो उसको बोल देंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, वो इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बोल देंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। चलिए एग्जाम्पल लेना भूल गए हम, डोमेस्टिक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक टैंक है पानी का, ठीक है, और ये पूरा भरा हुआ है और टाइम है, अब टाइम हो गया सुबह के 9 बजे, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह के बजे है 9। और आपने क्या किया, 9 बजे ये पानी का टैंक पूरा फुल था और आपने एक टैप ओपन कर दिया। क्या ओपन कर दिया? एक टैप ओपन कर दिया, ठीक है। 9 बजे वो फुल था, 9 बज के जब 10 मिनट हो जाएंगे, हो सकता है कि 10% पानी कम हो जाए। जब 9 बज के 20 मिनट हो जाएंगे, हो सकता है 20% पानी कम हो जाए। जब 9 बज के 30 मिनट हो जाएंगे, हो सकता है 50% पानी कम हो जाए। और हो सकता है कि जब 10 बज जाए तो पूरी जो आपका टंकी है वो खाली हो जाए। इट मीन्स टाइम इंक्रीज कर रहा है लेकिन लेवल ऑफ वाटर डिक्रीज कर रहा है टाइम इंक्रीज करने के साथ साथ। जब एक चीज इंक्रीज करे और दूसरी चीज डिक्रीज करे, जब एक चीज डिक्रीज करे दूसरी चीज इंक्रीज करे, जिनका आपस में जो नेचर है वो अपोजिट हो। इंक्रीजिंग में क्या था, अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा भी इंक्रीज करेगा। अगर x इंक्रीज है तो y भी इंक्रीज कर रहा है, x अगर डिक्रीज कर रहा है तो y भी डिक्रीज कर रहा है, दोनों का नेचर सेम है, तो उसको इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते थे। अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करे, या उल्टा बोल लो, जब एक डिक्रीज करे दूसरा इंक्रीज करे, तो ऐसे फंक्शन को बोलेंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, जब दोनों का नेचर कैसा हो, दोनों का नेचर अपोजिट हो। अब इस एग्जांपल में देखते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x है, व्हेन x इज इक्वल टू 1, आपको मालूम है x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, डोमेन में है ही नहीं 0, क्योंकि एंटायर डोमेन में बोला गया। जो उसका फोटो है, जो उसका ग्राफ है, जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इधर 1 है, इधर 2 है, इधर 3 होगा, इधर 4 होगा, 1 2 3 4, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा आपका y इज इक्वल टू 1 बाय x के लिए। व्हेन x इज इक्वल टू 1, y विल बी 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू हाफ, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 1 बाय 3, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1 बाय 4। हमने देखा अगर x इंक्रीज कर रहा है तो y डिक्रीज करेगा। ठीक है, x इंक्रीज करेगा, y डिक्रीज करेगा। अगर ग्राफ की बात करें, अगर इस डायरेक्शन में जाऊंगा तो x की वैल्यू इंक्रीज होंगी, लेकिन जो आपका ग्राफ है वो धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं वापस आता हूं तो x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, लेकिन जब वापस आता हूं तो y मेरा अप जा रहा है। मतलब एक चीज कम हो रही है और एक चीज आपकी
ज्यादा हो रही है। ऐसे फंक्शन को हम बोल देंगे मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसका सिर्फ एक ही नेचर रहेगा, ठीक है, जिसका सिर्फ एक ही नेचर रहेगा उसको बोलेंगे मोनोटोनिक फंक्शन। जिसके नेचर बहुत सारे रहेंगे, कभी वो इंक्रीज कर रहा है, कभी वो डिक्रीज कर रहा है, तो उसको सिर्फ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन बोल देंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 1/x, ये आपका एग्जांपल था डिक्रीजिंग फंक्शन का। इट मींस अगर आपका x डिक्रीज कर रहा है, सॉरी x इंक्रीज कर रहा है, y डिक्रीज करेगा, x डिक्रीज करेगा, y इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा नेचर है आपके फंक्शन का तो उस फंक्शन को बोल देंगे हम डिक्रीजिंग फंक्शन। नाउ इंक्रीजिंग एट ए पॉइंट या फिर डिक्रीजिंग एट ए पॉइंट, कोई पॉइंट या सर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे इंक्रीजिंग उसका नेचर है या डिक्रीजिंग उसका नेचर है, ये हम कैसे तय करेंगे, कैसे देखेंगे। चलो मैं आपको बताता हूं, जो हमने लास्ट एग्जांपल किया था कि 2019 में आपकी सैलरी थी 15,000, 2020 में आपकी सैलरी हो गई थी 16,000 और 2021 में आपकी सैलरी हो गई थी 20,000। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 2020 में आपकी सैलरी की, आपकी जो सैलरी थी उसका नेचर कैसा था, 2020 में आपकी सैलरी ने इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, नेचर कैसा था, जो आपकी सैलरी है उसका नेचर कैसा था 2020 में एट ए पॉइंट एट 2020। तो आप बोलोगे सर मेरी सैलरी इंक्रीज हुई थी, क्यों? क्योंकि पहले 20 थी, सॉरी पहले 15 थी, फिर 16 थी, उसके आगे 20, मतलब इंक्रीज। तो इट मींस अगर पिछले वाले साल की सैलरी आपकी कम है और आगे वाले साल की सैलरी ज्यादा है, इट मींस आप अब जा रहे हो। बोलो हाँ, आपने उसको इंक्रीजिंग कैसे बोला, आपने उसको इंक्रीजिंग कैसे बोला? मैं बोलता हूं आप कितने साल के हो, मैं आप बोलते हो मैं 16 साल का हूं, तो लास्ट ईयर से आप क्या हुए हो, इंक्रीज या डिक्रीज? आप बोलते हो लास्ट ईयर से मैं इंक्रीज हुआ हूं, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है लास्ट ईयर मेरी जो एज थी वो थी 15 साल, इस साल है 16 साल, अगले साल होगी 17 साल। इट मींस मैं आगे वाले से छोटा हूं लेकिन पीछे वाले से बड़ा हूं। अगर ऐसा है, इसका मतलब जो 2020 की सैलरी है आपकी वो 2019 से बड़ी है लेकिन 2021 से छोटी है। बोलो हाँ या ना। अगर ऐसा है तो मेरी जो सैलरी है वो इंक्रीजिंग कहलाएगी। ये था एक एग्जांपल, मैथमेटिकली देख लेते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। Now, with the help of a graph, this is point x is equal to a, this distance is h, so this point will be x is equal to a plus h and this point will be x is equal to a minus h। और जो ये h है ये आपका बिल्कुल ही छोटा सा, बिल्कुल ही माइनर सा गैप है। x is equal to a, x is equal to a minus h, x is equal to a plus h and हमको x is equal to a पर फंक्शन का नेचर चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या फंक्शन डिक्रीजिंग है। ये वैल्यू क्या होगी f of a, ये वैल्यू क्या होगी f of a plus h और ये वैल्यू क्या होगी f of a minus h। Here मुझे f of a इसको चेक करना है at x is equal to a पर, at x is equal to a पर फंक्शन की वैल्यू है f of a, जो पहले वाली वैल्यू है उससे ज्यादा है लेकिन जो आगे वाली वैल्यू है उससे कम है। बोलो हाँ। जो फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू a पर है वो आगे वाले से कम है लेकिन पीछे वाले से ज्यादा है। ठीक है, जैसे हमने अभी ये किया था 2019 की जो सैलरी थी 2020 की जो सैलरी थी 2019 से ज्यादा थी और 2021 से
कम थी। सेम यही कंसेप्ट है, ठीक है। आपके यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पीछे वाले पॉइंट से ज्यादा है और आगे वाले पॉइंट से कम है। जैसे अगर आप 16 साल के हो, पिछले साल से ज्यादा हो, अगले साल से कम हो, इसका मतलब आपकी जो एज है वो इंक्रीज कर रही है, तो ऐसा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीज फंक्शन बोला जाएगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। Here x is equal to a, x is equal to a plus h, and x is equal to a minus h. Now here f of a plus h and f of a minus h. Here we can see easily f of a plus h and f of a minus h. जो f of a है वो आगे वाले से बड़ा है लेकिन पिछले वाले से छोटा है। इसमें उल्टा हो गया, इसमें आगे वाले से छोटा था, पिछले वाले से बड़ा था। इसमें हो गया आगे वाले से बड़ा है लेकिन पिछले वाले से छोटा है। इस केस में हम लिख देंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये था हमारा एट ए पॉइंट। अगर हमको किसी पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेक करना है कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, हम उस पॉइंट के थोड़ा सा आगे वाले पॉइंट पे चेक करेंगे, थोड़ा सा पीछे वाले पॉइंट पे। वो थोड़ा कितना होगा? बिल्कुल ही थोड़ा। एफ ऑफ ए है तो एफ ऑफ ए प्लस एच, बिल्कुल थोड़ा सा पॉइंट होगा। ठीक उसी प्रकार डिक्रीजिंग भी चेक करना ऐसे ही करेंगे। जिस पॉइंट पे आपको चेक करना है उस पॉइंट से थोड़ी सी अगली वैल्यू चेक कर लो, उस पॉइंट से थोड़ी पीछे वाली वैल्यू चेक कर लो। अगर आपका ऐसा कुछ बनता है कि आगे वाली से बड़ा है, पीछे वाली से छोटा है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर आगे वाली से छोटा है, पिछले वाली से बड़ा है, तो फंक्शन आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। नाउ लेट अस सी मोनोटोनिसिटी इन ए इंटरवल। लास्ट हमने किया कि एक पॉइंट पे हम कैसे चेक करेंगे फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इंटरवल में कैसे चेक करेंगे कि जो मेरा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। चलिए देखते हैं, एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ हो गया ये, इधर होगा x इज इक्वल टू a, इधर हो गया x इज इक्वल टू b। नाउ ये हो गया f ऑफ a और ये हो गया f ऑफ b। बोलो हाँ है ना? ठीक है, ये मेरा कुछ ऐसे बन गया, ये y है और ये मेरा x हो गया। ठीक है, मेरी x की वैल्यू a थी, बाद में x की वैल्यू मेरी b बन गई। इधर मैं x1 लिख लो, इधर x2 लिख लो। Here I can say x2 is greater than x1. x2 is greater than x1, hence f of b greater than f of a। ठीक है, इधर अगर आपको x1 या x2 लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x1 इधर x इज इक्वल टू x1 कर देते हैं, इधर x इज इक्वल टू x2, f ऑफ x1 एंड f ऑफ x2। पहले x1 इतना था तो आपका f ऑफ x1 इतना था। बोलो हाँ है ना? ठीक है, आया समझ में? आपका x1 इतना था तो f ऑफ x1 इतना था। अब आपका x2 इतना हो गया है तो आपका f ऑफ x2 भी इतना हो गया है। इट मींस अगर x2 बड़ा है x1 से तो f x2 भी बड़ा है x1 से। जो x में चेंज आया है, जो x में चेंज आया वो पॉजिटिव चेंज है। बोलो हाँ है ना? पॉजिटिव चेंज आया है। बोलो हाँ है ना? फॉर एग्जाम्पल x1 है मेरा 4, x2 है मेरा 4.5। देखो x2 ग्रेटर देन x1, ये बनता है x2 ग्रेटर देन x1।
तो चेंज आया है ये पॉजिटिव चेंज है। पॉजिटिव चेंज होने का मतलब जो चेंज है वो मेरा इंक्रीज करने वाला है, पॉजिटिविटी की तरफ है, नेगेटिव की तरफ नहीं है, पॉजिटिव की तरफ है। तो चेंज है मेरा वो कैसा है, पॉजिटिव चेंज है। जो पॉजिटिव चेंज है इट मींस एक्स में चेंज को क्या लिख दूंगा मैं, डेल्टा एक्स। जो एक्स में चेंज होता है बिल्कुल माइनर जो चेंज है आपका वो क्या होगा, डेल्टा एक्स। और वो कैसा आपका पॉजिटिव, इट मींस ग्रेटर देन 0। बोलो है ना, जो आपका x में चेंज आया वो कैसा है, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और आपका जो y में चेंज आया वो कैसा है, पॉजिटिव चेंज है, वो भी पॉजिटिव चेंज इन y। तो वो भी कैसा आपका पॉजिटिव है। पहले y आपका इतना था, अब y आपका इतना बन गया है, इसका मतलब जो y में चेंज आया वो भी आपका पॉजिटिव है। इट मींस डेल y है वो भी कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। अगर मैं डेल y और डेल x को ऐसे लिखता हूं तो वो भी कैसे हुए, पॉजिटिव। जो दोनों ही पॉजिटिव उनकी डिवीजन भी पॉजिटिव होगी। ये था बिल्कुल ही माइनर गैप के लिए, बिल्कुल ही छोटे गैप के लिए डेल y अपॉन डेल x। अगर मैं पूरे इंटरवल की बात करूं तो मैं लिख सकता हूं dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। बोलो हाँ ना, dy अपॉन डेल y अपॉन डेल x ग्रेटर देन 0। ये था सिर्फ एक पॉइंट के लिए, बिल्कुल माइनर सा गैप, बिल्कुल इतना सा गैप डेल x जो बिल्कुल छोटा होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा डेल x डेल y बिल्कुल छोटा सा गैप। अगर वो पॉजिटिव है तो पूरे इंटरवल के लिए मैंने लिख दिया dy अपॉन dx विल बी पॉजिटिव। और dy अपॉन dx होता क्या, स्लोप। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन है हम उसको स्लोप भी बोलते हैं, कि स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0। स्लोप विल बी पॉजिटिव। बोलो हाँ ना, अगर स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है तो उसमें जो कर्व है मेरी उसको मैं इंक्रीजिंग बोल दूंगा। इधर मैं स्लोप बना के देखो, इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं तो कुछ ऐसे बनेगी। बोलो हाँ ना, थीटा ये बनेगा। बोलो हाँ ना, एंगल एक्यूट है और एंगल एक्यूट में जो टेन थीटा होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव। एक्यूट एंगल में जो टेन थीटा होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसलिए अगर आपका dy अपॉन dx अगर पॉजिटिव है इट मींस फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। एक बात लिख लो, रट्टा मार लो, याद कर लो, कंसेप्ट चाहिए ये है आपके पास। अगर शॉर्ट में समझना है तो उसकी जो डिफरेंशिएशन है वो आपकी पॉजिटिव आनी चाहिए। डिफरेंशिएशन का मतलब है स्लोप, तो स्लोप आपका वो पॉजिटिव आना चाहिए। थीटा बनेगा टेन थीटा, एक्यूट एंगल है और एक्यूट एंगल जो 10 में डालते हैं तो आंसर हमारा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अगर आपकी dy अपॉन dx पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो आपका फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। इसके अगेंस्ट देखते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए। नाउ लेट अस सी फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन। हियर दिस इज द पॉइंट x1 एंड दिस इज द पॉइंट x2। और हम देख सकते हैं कि x2 जो बड़ा है वो x1 से बड़ा है, ठीक है। जो x2 बड़ा है वो x1 से बड़ा, ऑब्वियस सी बात है। x1 इतना सा है, x2 इतना बड़ा है, तो x2 जो है वो x1 से बड़ा है। लेकिन f ऑफ x2 लेस देन f ऑफ x1, ठीक है, क्योंकि ये तो है हो गया x1 और ये हो गया x2। देखो x1 इतना बड़ा है, x2 इतना बड़ा, सॉरी f ऑफ x1 इतना है, f ऑफ x2 इतना है, x2 x1 से बड़ा है, लेकिन फंक्शन वो है वो छोटा हो गया। इट मींस x आपका इंक्रीज कर रहा है, y आपका डिक्रीज कर रहा है, तो हम बोल देंगे फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। किस इंटरवल में, x1 से x2 में। फंक्शन कैसे हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अगर चेंज की बात करें, ये बताओ इसमें चेंज कैसा है, x2 बड़ा है x1 से, मतलब इतनी वैल्यू से बड़ी है, तो चेंज कैसा आया, पॉजिटिव। डेल्टा x कैसा हुआ, डेल्टा x हुआ पॉजिटिव। y में चेंज कैसा आया, y पहले इतने था, अब y इतना हो गया, मतलब y कम हो रहा है। पहले x इतना था, अब x इतना हो गया, मतलब पॉजिटिव चेंज आया है। अब पहले y इतना था, अब y इतना हो गया, मतलब डेल y में कैसा चेंज आया है, नेगेटिव चेंज आया है, ठीक है। डेल y में चेंज कैसा है, नेगेटिव चेंज आया है। तो dy डेल y अपॉन डेल x हो गया मेरा नेगेटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है,
ये नेगेटिव है तो डी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स हो गया नेगेटिव। अब पूरे इंटरवल की बात करूं तो डी वाई अपॉन डी एक्स अगर लेस देन 0 है फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। कितना सिंपल है, अगर फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग। टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट इस पॉइंट पे ड्रॉ करें तो टेंजेंट कुछ बनेगी मेरी ऐसी, और ये मेरा एंगल होगा थीटा। कैसा एंगल है, एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है, एंगल है ऑब्ट्यूस, और ऑब्ट्यूस एंगल में जो टेन थीटा होता है वो नेगेटिव। ठीक है, टेन थीटा कैसा होगा, नेगेटिव होगा। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, अगर वो 0 से छोटा है तो डिक्रीजिंग बोल देंगे, 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग बोल देंगे। अभी कई बच्चों के दिमाग में ये भी आएगा सर छोटा है तो ठीक है, बड़ा है तो ठीक है, लेकिन जब 0 के इक्वल आ गया तो समस्या क्रिएट हो गई। देखते हैं जब 0 के इक्वल होगा तो क्या होगा। नाउ लेट अस सी विद द हेल्प ऑफ टू ग्राफ्स। ये मेरा कोई फंक्शन है उसका ग्राफ है, एक दूसरा फंक्शन है उसका ग्राफ है। अब इधर से मैंने फंक्शन को देखना स्टार्ट किया, ये फंक्शन इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ इंक्रीज हुआ, क्योंकि अगर मैं इधर टेंजेंट डालता हूं उसका एंगल ये बनेगा, दैट विल बी पॉजिटिव। ठीक है, इधर आने के बाद वो जो मेरा ग्राफ है वो सीधा हो गया, वो मेरा ग्राफ है वो सीधा हो गया। ठीक है, इस पॉइंट पे जो स्लोप था यहाँ पे वो था पॉजिटिव, इस पॉइंट पे जो स्लोप था वो हो गया 0, और दोबारा जब यहां से ऊपर चला तो इधर स्लोप अगेन पॉजिटिव, अगेन पॉजिटिव। इधर स्लोप पॉजिटिव था इसलिए इंक्रीजिंग था, इधर स्लोप फिर पॉजिटिव बन गया इसलिए इंक्रीजिंग हो गया। लेकिन इतने इंटरवल में जो डी वाई अपॉन डी एक्स था, जो स्लोप था वो था 0। वो कैसा था, 0। इट मींस ये सिर्फ इंक्रीजिंग नहीं है, बीच में कई बार कांस्टेंट भी होती है, इसलिए इसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग नहीं बोल देंगे, इसको बोल देंगे नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन, नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। इट मींस इंक्रीज हो रहा है नहीं हो रहा ये नहीं मालूम, लेकिन डिक्रीज नहीं हो रहा। इधर ये इंक्रीज हुआ, इधर ये कांस्टेंट हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, हो सकता है फिर कहीं जाके ये दोबारा से ऐसे कांस्टेंट हो जाए, तो उसको बोलेंगे नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब इक्वल टू हो रहा है 0 के, नेगेटिव नहीं जा रहा पॉजिटिव जा रहा है, तो नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। इसमें अगर ये मैं अगर खींचता हूं इधर स्लोप, एंगल बनता है ऑब्ट्यूस, दैट विल बी नेगेटिव। इधर जो स्लोप है हो जाएगा नेगेटिव, इसमें जो स्लोप है वो हो जाएगा 0, और इधर फिर से जो स्लोप है वो हो जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव। इट मींस यहां से यहां तक ये डिक्रीजिंग था, फिर 0 हो गया, फिर दोबारा ये डिक्रीजिंग हो गया। तो मतलब टोटली डिक्रीजिंग तो नहीं बोलेंगे, इसको बोल देंगे नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, नॉट इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आपका कोई फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स ग्रेटर देन 0 है, उसको बोल देंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0 भी है तो उसको सिर्फ इंक्रीजिंग। इसके उल्टा कोई फंक्शन आपका लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स लेस देन इक्वल टू 0 है तो सिर्फ इंक्रीजिंग। ठीक है, कहने के तरीके अलग अलग हैं। इसका मतलब ये है कि लेस देन 0 है, कभी भी इक्वल और कभी भी अप नहीं होगा, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिक्रीज करेगा, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ वो इंक्रीज करेगा। ठीक है, कुछ आपका इस तरह के ग्राफ बनेंगे और इस तरह ग्राफ को देख के आप इजीली कर सकते हो कि फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट पे फंक्शन कैसा है, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है। अगर आपने याद हो तो रोलीज थ्योरम की थी हमने लास्ट चैप्टर में। रोलीज थ्योरम क्या बोलती थी, एक ऐसा पॉइंट निकालो जहां पे मेरी टेंजेंट
एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। हमने लास्ट टॉपिक किया था रोलिस थ्योरम, एक ऐसा पॉइंट जहां पे मेरी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो हम क्या करते थे, dy अपॉन dx को 0 के इक्वल रखते थे। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट था जहां पे मेरी जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल आती थी। इट मींस ऐसे, अगर पैरेलल है इट मींस नाइदर इंक्रीजिंग नो डिक्रीजिंग, स्लोप आ गया 0। तो ऐसा पॉइंट जहां पे स्लोप 0 हो वो पॉइंट नाइदर इंक्रीजिंग होता है नो डिक्रीजिंग होता है। उसके आगे कुछ हो सकता है, उसके पीछे भी कुछ हो सकता है, लेकिन उस पॉइंट पे वो पीक आ गई जिसके ऊपर अगर मैं स्लोप टेंजेंट ड्रा करता हूं तो वो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ, आपका जो टेंजेंट है वो कुछ इस नेचर की है, उड़ रही है हवा की तरफ, टेक ऑफ कर, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है ना, कुछ ऐसी है। याद कर लो, जो आपका पॉजिटिव स्लोप का मतलब है कि जो आपकी टेंजेंट है वो टेक ऑफ कर रही है, नेगेटिव स्लोप का मतलब है जो आपकी टेंजेंट है वो लैंडिंग करेगी। ठीक है, लैंडिंग करेगी, पॉजिटिव ऊपर जाएगी, नेगेटिव नीचे आएगी। लेकिन अगर 0 है इसका मतलब ना ऊपर जा रही है नीचे जा रही है, कांस्टेंट है। अगर स्लोप 0 है इसका मतलब उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है मेरी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। नाउ लेट अस सी 2 एग्जांपल्स जिसके अंदर कई बार बच्चों को डाउट होता है कि जो पढ़ाया गया है, जो बताई गई है डेफिनेशन कि स्लोप इंक्रीजिंग होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, dy अपॉन dx 0 के इक्वल आ गया तो वो कांस्टेंट बन जाएगी। चलिए देखते हैं कि इसके अंदर डाउट क्या हो सकता है बच्चों को। तो f डैश x निकालूंगा, वो आएगा मेरा 3x²। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं कुछ ऐसा बनता है, बोलो 3x²। अभी 3x² का मतलब क्या है? क्या 3x² हमेशा से पॉजिटिव नहीं होगा? 3 अपने आप में पॉजिटिव है, x² अपने आप में पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर कभी नेगेटिव आंसर नहीं देता। तो 3x² है ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट मींस x³ आपका इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। बोलो हाँ या ना। हमने निकाला dy अपॉन dx f डैश x, वो आया 3x² और 3x² एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट मींस जो आपका फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। जो 3x² है ये ग्रेटर देन 0 होगा। लेकिन एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 dy अपॉन dx तो मेरा 0 हो जाएगा। मतलब इसकी बजाय मुझे ये लिखना चाहिए, बोलो है ना। तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ना होके सिर्फ इंक्रीजिंग है, बोलो है ना। क्योंकि अगर सिर्फ ये साइन हो ग्रेटर देन का तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, अगर ये साइन हो ग्रेटर और इक्वल तो सिर्फ इंक्रीजिंग। तो बताओ ये वाला साइन लगाएंगे या हम ये वाला साइन लगाएंगे? क्योंकि एट x इज इक्वल टू 0 dy अपॉन dx मेरा 0 बन रहा है, dy अपॉन dx मेरा आया 3x² और वो इस पॉइंट पे 0 बन रहा है, बोलो हाँ या ना। तब भी हम इसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। उसका रीजन ये है जो इक्वालिटी 0 है, जिस पॉइंट पे वो 0 बन रहा है वो कोई इंटरवल होल्ड नहीं करना, उसको इंटरवल होल्ड नहीं करना चाहिए। इंटरवल होल्ड का मतलब एट x इज इक्वल टू 1 से लेकर x इज इक्वल टू 3 तक, मतलब 1 2 3 ये 0 रहा है ना, 1 2 3 था जो मेरा स्लोप था 0। वो इंटरवल नहीं बनाना पड़ेगा। अगर इंटरवल बनता है तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोल दूंगा, अगर इंटरवल बन गया तो सिर्फ इंक्रीजिंग। अगर इंटरवल नहीं बना, किसी एक या 2 या 3 पॉइंट पे अगर वो 0 के इक्वल है तो मैं 0 नहीं लगाऊंगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलूंगा। यार एक ही पॉइंट पे बन रहा है ना 0, जो आपका f डैश x है सिर्फ इसी पॉइंट पे 0 बन रहा है तो बनने दो। तो किसी एक या 2 या 3 पॉइंट पे 0 बने तो उसको कंसीडर मत करना, वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा अनटिल आपकी जो इक्वलिटी है वो कोई आपका इंटरवल होल्ड ना करे।
इंटरवल क्रिएट ना करें। फॉर एग्जांपल 1,3 इतने बड़े इंटरवल में जो मेरा ग्राफ था वो पैरेलल था एक्स एक्सिस के, मतलब इतने ग्राफ में मेरा dy/dx 0 रहा, तो उसको मैं इंक्रीजिंग नहीं बोलूंगा, ठीक है, उसको इंक्रीजिंग नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर किसी 1, 2 या 3 पॉइंट पे आपका dy/dx 0 बनता है, जैसे इसमें बना था, तो इंक्रीजिंग फंक्शन उसको बोलना है। जैसे ये है, कोई आपका f' आपका ये आया, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएट किया आपने किसी फंक्शन को और dy/dx आपका ये मिला आपको। हालांकि x² अपने आप में पॉजिटिव है, 2 - x का होल स्क्वायर अपने आप में पॉजिटिव है, इट मींस ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, बोलो हाँ या ना। लेकिन एट x = 0 एंड x = 2 ये इक्वल टू 0 भी होता है, बोलो होता है, लेकिन फिर भी इसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बोलूंगा, क्योंकि जो इक्वलिटी इक्वल टू 0 वाली इक्वलिटी है वो सिर्फ 2 पॉइंट पे है, कोई बड़ा इंटरवल नहीं कंटेन किया उसने। बड़ा इंटरवल का मतलब होता है x = 10 से लेकर x = 20, पूरे बड़े इंटरवल में वो 0 के ऊपर आए, नहीं, पूरे बड़े इंटरवल में 0 के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर पूरे बड़े इंटरवल में 0 के ऊपर है तो सिर्फ इंक्रीजिंग बोल दिया जाएगा, लेकिन किसी 1 या 2 पॉइंट पे अगर 0 आता है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग उसको फंक्शन को हम बोलेंगे। चलिए 2-3 एग्जांपल देखते हैं कैसे कैसे आपके इसके बुक के अंदर मिलेंगे आपको। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस। पहला एग्जांपल ये करते हैं, फंक्शन है आपका x³ - 3x² + 6x - 100। हमें ये बताना है कि ये ऑल रियल नंबर में ये फंक्शन अपने डोमेन में इंक्रीजिंग होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं f'(x) मतलब dy/dx, वो हो गया 3x² - 6x + 6। अगर उसको फैक्टर बनाए तो लास्ट में कुछ ऐसा फैक्टर बनता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो टर्म है आपकी 3 × x - 1 का होल स्क्वायर, ये अपने आप में पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, प्लस 3 ये अपने आप में पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है। इट मींस इन दोनों का सम हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपका dy/dx ग्रेटर देन 0 आ गया तो फंक्शन को मैंने क्या बोल दिया, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरा एग्जांपल है आपके पास ये कि ये फंक्शन है, ठीक है, आपको मालूम करना है कि किस इंटरवल में इंक्रीज करेगा, किस इंटरवल में ये डिक्रीज करेगा। उससे पहले मैं आपको एक ग्राफ बना के दिखाता हूं, ठीक है। ये ग्राफ कई बार इंक्रीज करेगा, कई बार डिक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज किया, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ठीक है। इस फंक्शन ने इंक्रीज किया, लेकिन एक पॉइंट पे आने के बाद इसने फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, फिर डिक्रीज किया, फिर एक पॉइंट पे आने के बाद फिर इसने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, फिर ये किसी पॉइंट पर पहुंचा, फिर उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर किसी एक पॉइंट पर आया, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, फिर किसी एक पॉइंट पर पहुंचा, फिर इसने डिक्रीज करना स्टार्ट किया, ठीक है। मतलब इतने पॉइंट के बाद इसने अपनी नेचर को चेंज किया। तो हमको ऐसा ही बनाना है कि फॉर एग्जांपल जो ये ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है, ये जो ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है, बोलो हाँ या ना। हमने लेट कर लिया, जो ये ग्राफ है ये इस इक्वेशन का है। अभी मुझे बताना है कि ये कब कब इंक्रीज करेगा, कब कब ये डिक्रीज करेगा। तो अगर मुझे ये पॉइंट मालूम चल जाए, ये 1 2 3 4 5 6 जितने मर्जी पॉइंट है, अगर ये मालूम चल जाए तो उससे पहले और उसके बाद स्लोप कैसा है ये मैं चेक करके बता दूंगा कि मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। देखिए कैसे, अगर मुझे ये पॉइंट मालूम चल गया तो इस पॉइंट से पहले मैं एक स्लोप डालूंगा, वो कैसा मिला, पॉजिटिव। इट मींस इस पॉइंट से पहले फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है। इस पॉइंट के बाद मैं एक टेंजेंट डालूंगा, वो मुझे कैसा मिला, नेगेटिव। इट मींस इस पॉइंट के बाद फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग है। ऐसे ही इस पॉइंट के बाद मैंने डाली, सेम इस पॉइंट के बाद डाली, सेम इस पॉइंट के बाद डाली, सेम इस पॉइंट के बाद। इट मींस हर एक उस पॉइंट के बाद और हर एक उस पॉइंट से पहले मैंने ये चेक किया कि मेरा जो स्लोप है, मेरा जो dy/dx है उसका पॉजिटिव है या वो नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो इंक्रीज बोल दिया, अगर नेगेटिव है तो उसको डिक्रीज बोल दिया। तो पहले मुझे ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे, बोलो हाँ या ना।
और आपको याद हो रोलिस थ्योरम में इन पॉइंटों को क्या बोलते थे हम, ये वो पॉइंट थे जहां पे हमारा टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता था। क्या ये वही पॉइंट है जहां पे मेरा स्लोप 0 होगा? बोलो हाँ या ना। क्योंकि टेंजेंट अगर आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल है इसका मतलब स्लोप 0 है, इसका मतलब इन पॉइंट पे आपका स्लोप 0 होगा। स्लोप 0 होने का मतलब dy/dx 0 होगा। इट मीन सबसे पहले मुझे dy/dx 0 के इक्वल करना है और ये पॉइंट्स निकालने हैं। आपको याद हो छोटी क्लासेस में हम करते क्या थे, मान लो हमको कहीं ये मिलता है x+3, ठीक है, हम x की वैल्यू निकालते थे 2 और x की वैल्यू निकालते थे -3। इस बात का मतलब क्या होता था कि x2 पे और x-3 पे ये कंटेंट मेरा 0 बनेगा। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तो जिस भी कंटेंट को 0 बनाना है उसको इक्वल के 0 कर दो और आप x के लिए सॉल्व कर दो। सेम क्वेश्चन में हम ऐसे करेंगे। फॉर एग्जांपल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन किया वो डिफरेंशिएशन ये आई, उसको 0 का इक्वल रखा, तो सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आई -1 और x की वैल्यू आई 2 और इधर x की वैल्यू 0 भी, सॉरी x की वैल्यू 0, x की 3 वैल्यू आई 0, -1 और 2। एक 0, एक x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें वो वाले पॉइंट मिल गए जिनके पहले या जिनके बाद में स्लोप या तो अप है या डाउन है। बोलो हाँ या ना। ये पॉइंट वही थे जहां पे मेरा स्लोप इक्वल टू था 0 के, तो मेरा स्लोप इन पॉइंट पे 0 बनता। बोलो हाँ या ना। ये स्लोप है मेरा, ये मेरे पॉइंट है, इन पॉइंटों को स्लोप में डालो ये 0 बनेगा। इट मींस मुझे ये वाले पॉइंट मालूम हो गए। अब इन वाले पॉइंट के बाद करना क्या है, मुझे इन पॉइंट के आगे पीछे मेरे जो dy/dx है उसका नेचर चेक करना कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। चलो चेक करते हैं। x इज इक्वल 2 के बाद, मतलब 2 के बाद नंबर क्या आता है, फॉर एग्जांपल 3। 2 के बाद नंबर क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 नंबर होगा, तो 3 डाल के देखो, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, इट मींस पॉजिटिव। जब मैंने 2 के बाद वाला कोई नंबर डाला तो स्लोप मेरा बना पॉजिटिव। बोलो हाँ या ना। इट मींस इंक्रीजिंग। अब 0 और 2 के बीच का कोई नंबर डालो, 0 और 2 के बीच का, फॉर एग्जांपल 1। मैंने इधर 1 डाला पॉजिटिव, इधर 1 डाला पॉजिटिव, इधर 1 डाला नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इन तीनों की मल्टीप्लाई नेगेटिव आएगी। इट मींस यहाँ पे मेरा नेगेटिव। ठीक है, अब आता है -1 और 0 के बीच का, -1 और 0 के बीच का, ये हो गया -हाफ, -हाफ डालेंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव, तो ये आया पॉजिटिव। इधर होगा -1 से छोटा, -2 डाल लो, -2 डालेंगे, नेगेटिव नेगेटिव और नेगेटिव, तीनों नेगेटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव। बोलो हाँ है ना। ये मेरा आ गया नेचर ऑफ द स्लोप, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इट मींस -∞ से -1 कैसा है, डिक्रीजिंग। ये ओपन इंटरवल करेंगे, क्यों, अगर मैंने 1 को क्लोज कर दिया तो 1 पे ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, -1 पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0, तो ओपन ब्रैकेट करना है। जो ये डार्क पॉइंट कर रखे हैं ना, इनके ऊपर आपका स्लोप 0 है। ठीक है, जो 3 पॉइंट आए थे ये वही 3 पॉइंट है जिनके ऊपर आपका स्लोप 0 है, और उस स्लोप के जो जहां पे 0 है उसके पहले और बाद में हमको चेक करना है कि आपका जो डिफरेंशिएशन है वो आपका पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो -1 से 0 पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, 0 से 2 डिक्रीजिंग एंड 2 से इन्फिनिटी अगेन इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करना। दूसरा काम क्या होगा, डिफरेंशिएट करके 0 पे इक्वल पुट करना। तीसरा काम क्या होगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालने। इन पॉइंटों को क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। क्रिटिकल पॉइंट वो बोलते हैं
जहां पे मेरी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है या जहां पे मेरा डिफरेंशिएशन 0 के इक्वल है, इनको बोलते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट। आपने क्रिटिकल पॉइंट निकालने, y 0 -1 2, आपने 0 -1 2 पुट किया और आपके एक ये इंटरवल बना, आपका एक ये इंटरवल बना, आपका एक ये इंटरवल बना और आपका एक ये इंटरवल बना। इन चारों इंटरवल के बीच में से कोई एक पॉइंट उठाओ और dy बाई dx में डालो, उसका जैसा भी साइन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो लिख दो। अगर पॉजिटिव साइन आए तो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, अगर नेगेटिव साइन आए तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, आपके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का यही कंसेप्ट था। अगली वीडियो में हम करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा।